और आपके लिए मैं ये मॉडल पेपर क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमारा पेपर लाओ पेपर लाओ। तो भाई मॉडल पेपर है, पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाना एंड एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। भाई अगर याद करके जाओगे ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि वीडियो तुरंत मिल जाए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह मॉडल पेपर। आपके टोटल क्वेश्चन जो है 23 रहेंगे, 8 आपकी जो है यहाँ पे पेज रहेंगे पेपर में, और टाइम आपका 3 घंटे आपको मिलेगा, और समय और पूर्णांक आपका 75 नंबर का है, ठीक है ना। बाकी आपका यहां से रहेगा और निर्देश आपके ये सारे कुछ दिए गए हैं। देखिए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, जहां भाई आवश्यक हो साफ सुथरा नामांकित रेखा चित्र बनाइएगा भैया, है ना। तो अच्छी तरीके से डायग्राम कैसे बनाना भाई सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, है ना। और ये आपके निर्देश दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके आ जाते हैं सही विकल्प चुन करके लिखिए उत्तर, है ना। तो आपका 6 नंबर के सभी विकल्प सबसे स्टार्टिंग में आने हैं। देखो एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा यार, तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम की लिंक ना मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर पहुंच जाना वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है भाई। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, और कोई अभिक्रिया नहीं होती, या फिर आयरन लवण एवं जल बनता है। तो देखो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस है ना, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड उससे बनता है, ठीक है। इसको याद कर लो एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर कॉपर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा धातु जो है एल्यूमिनियम, है ना। ये जो एल्यूमिनियम धातु है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन या फिर उपरोक्त सभी। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा उपर रूप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हीरे का अपवर्तनांक कभी आ जाता है पेपर में 2.42, है ना। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जल का अपवर्तनांक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। नेक्स्ट आपका समति दर्पण को की फोकस दूरी होती है 0, अनंत या फिर समति नहीं, यहाँ पर समतल होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर -25, है ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अनंत होती है, कितनी होती है अनंत। आप सभी ने ये तो पढ़ाई होगा, समतल दर्पण है, ठीक है ना, समतल है यहाँ पे। अगर है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर या फिर उपरोक्त सभी भाई। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो यहाँ पे चालक की लंबाई पर, है ना। तो वो चालक यानी कि तार की, चालक या तार एक ही बात होती है ना, चालक तार एक ही चीज है ना, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से 5 कंप्लीट होते हैं। अब चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा ना बहुत पास आ चुकी है, देखो, है ना। और बोर्ड के लिए आपको टॉपर की कॉपी देखनी है, और कॉपी में भाई लिखा कैसे जाता है वो वीडियो चाहिए ना। तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि चाहिए है कि नहीं, क्योंकि यार मैं वीडियो डाल देता हूं, आप लोग देखते नहीं है, क्योंकि आपकी डिमांड नहीं होती वो। और आपकी डिमांड है अगर वीडियो ऐसे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा हिंट दीजिएगा कि हाँ सर चाहिए है वीडियो, तो मैं जरूर से वीडियो लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिभारण के कारण परिपथ में धारा की मान पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई। तो धारा बढ़ जाती है, घट जाती है, पर अपरिवर्तित रहता है तो धारा का मान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब अतिभारण के कारण परिपथ में धारा का मान जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंजेस नहीं होते उसमें कुछ ज्यादा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट का ये आंसर रहेगा आपका एल्यूमिनियम रहेगा, इसका आपका था ग्रेफाइट, एंड इसका था आपका इन्फिनिटी, एंड ये आपका नेक्स्ट था लेंथ ऑफ वायर, एंड इसका आपका लास्ट का दिया गया है मैंने बीइंग अनचेंज्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट हमारे 6 नंबर के रिक्त स्थान आ जाते हैं। देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो, नीचे लाइक का बटन इसीलिए होता है कि लाइक कर दिया करो आप, है ना, कर दिया करो, क्योंकि यार बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के पूरे आंसर लेकर के आता हूं, तो एक लाइक तो बनता है यार। चलो पहले नंबर का प्रश्न है आपका, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है। देखो अभिक्रिया कहलाती है, एक उपचयित और एक अपचयित होता है। तो भाई ये तो सभी को पता है, जब उपचयन अपचयन भाई ये रटा के रखा है मैंने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब डालता हूं यार ये क्वेश्चन जरूर से देता हूं, क्योंकि ये आता है यार। वो रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बोर्ड 2025 के अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। नेक्स्ट आपका पारे की मिश्र धातु खालिस्तान कहलाती है। तो पारे की जो मिश्र धातु होती है उसे अमलगम कहते हैं, इस चीज को याद रखना। और आप लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे कि पारे की मिश्र धातु, है ना, जब पारा के लिए तो मिश्र धातु का नहीं, ऐसी बात होती है इसमें। देखो पारा हो गया एक धातु, पारा लो, मतलब मिश्र धातु किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं में मिलकर के कोई धातु बनी तो वो मिश्र धातु कहलाती है। एंड जब उसमें एक पारा हो और एक अन्य कोई भी ले लो आप, जैसे लोहे के साथ पारा मिलाओ तो वो अमलगम कहलाएगी, ठीक है ना, वो अमलगम कह देंगे उसे, है ना। और लोहे के साथ एल्यूमिनियम के साथ पारा मिलाओ तो वो अमलगम, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर अमलगम है। नेक्स्ट आपका एसिटिक एसिड का 3 से 4% विलयन खालिस्तान कहलाता है। तो 3 से 4% विलयन जब एसिटिक का हो जाता है वो सिरका कहलाता है, इसको याद रख लो, दिमाग में बिठा लो दादा, ये आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो किस भाई आयोडीन से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से, है ना। और थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है, तो कौन से हार्मोन के लिए, थायरॉक्सिन। देखो आप सभी को ये आंसर पता ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने ना आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब प्रोवाइड कराए तो बहुत सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल मतलब ये सारे तो करवा ही दिए हैं। नेक्स्ट है आपका विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा खालिस्तान होती है। तो क्या होती है, अपेक्षा अधिक होती है, क्या होती है,
अपेक्षाकृत अधिक होती है विरल से सघन की ओर, है ना, तो ये रहेगा अधिक। नेक्स्ट है आपका अधिक वायु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? अधिक आयु में, सॉरी, यहाँ तो कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस जो है दुधिया हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं भाई? मोतियाबिंद कहते हैं, इस चीज को याद रखना। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो है ना, मोतियाबिंद इसे कहते हैं। ये रहेगा आपके सामने आंसर यहाँ पे मोतियाबिंद, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख सकते हैं अपने क्वेश्चन। अब आपके सत्य असत्य आ जाते हैं भाई। देखो देखो वीडियो को छोड़कर मत जाना, वीडियो बार बार चेंज करोगे भाई कुछ नहीं होने वाला यार। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जितना पढ़ोगे बोर्ड की तैयारी हो रही है। देखो प्री बोर्ड के मार्क्स तो वैसे मैटर नहीं करते यार कि नंबर जोड़ना नहीं है, लेकिन आपका इससे भाई आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है मैटर करते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है टीचर को इन्हीं नंबरों से देने हैं। अगर आपके इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो वो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे देंगे और आपकी परसेंटेज पर से पूरा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एंड पढ़ो भाई। देखो पहला आपका यहाँ पे सत्य सत्य के रूप में पहला क्वेश्चन है, मेथिल ऑरेंज एवं फेनोप्थेलिन, ये क्या है? फेनोप्थेलिन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है क्योंकि ये है भाई, वास्तव में ये है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो भाई मछली के हृदय में 3 कक्ष नहीं होते हैं, तो ये आपका असत्य लगाएगा सेकंड नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है अब आप लोगों को बताना है भाई मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, भाई बता दो कितने कोष्ठक होते हैं मछली के हृदय में। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए होता है भाई। संतुलन के लिए कौन है भाई? अनुमस्तिष्क है, बिल्कुल सही है भाई। संतुलन के लिए अनुमस्तिष्क की, अनुमस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का भाग है, ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, जीन लक्षणों को वंशागति को नियंत्रित करते हैं। मतलब जीन लक्षण जो होते हैं वंशागति को नियंत्रित करते हैं। तो यार हाँ बिल्कुल करते हैं यार, है ना। तो ये आपको 4 नंबर का जो है जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित, जीन लक्षणों की वंशागति नहीं यार, ये सत्य रहेगा क्योंकि जीन जो है लक्षणों की वंशागति को नहीं करते हैं। ये कौन करता है? डीएनए करता है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। बिल्कुल सही है यार, ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो एंड ये आपको याद होना चाहिए। 11th में अगर आप बायो लेते हो तो बिल्कुल से पढ़ना है आपको, फिजिक्स में ना, मैथ लेते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका असत्य रहेगा, हाँ क्योंकि ये करता है, ठीक है, असत्य लिख देना इसको। चलिए अब आ जाते हैं मैचिंग की ओर। भाई मैचिंग कर लेते हैं। सही जोड़ी मिलाइए, 6 नंबर की सही जोड़ी यहाँ आपकी। फर्स्ट नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है इंसुलिन। आप देखो इसमें तो आप यार आसानी से लगा सकते हो, बस थोड़ा काम होकर के इनको अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है ध्यान से। इतना तो भाई सब बच्चे ने पढ़ा है यार, बिल्कुल मतलब यार थोड़ी तो साइंस पढ़ी होगी तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जोड़ी आपकी कहाँ पर मिल जाएगी? क्लोर क्षार अभिक्रिया से, है ना। तो ये फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पे आ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस तरीके से क्रॉस नहीं करता हूँ, नहीं तो वो समझ में नहीं आता। सेकंड है इंसुलिन, तो ये क्या हो रहा है? नर जनन हार्मोन, अग्न्याशय वर्ण विक्षेपण, मटर का पौधा, एनआरआई। तो इंसुलिन की जोड़ी आपकी मिल जाएगी यहाँ पे अग्न्याशय से, है ना। तो ये सामने ही मिल जाएगी सेकंड की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन, ये होता है नर जनन हार्मोन, ठीक है ना। तो थर्ड की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। फोर्थ है आपका मेंडल के प्रयोग, भाई मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किए थे और इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसको कर लेना भाई, बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। नेक्स्ट है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो ये क्या होता है? धारा का चुंबकीय प्रभाव आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑस्टेड नहीं एनआरआई, ठीक है। ये रहेगा आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव 5वें का। और छठवां आपका प्रिज्म और स्टेट, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये रहेगा आपका 6वें का, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हमारी ये सही जोड़ियां भी होती हैं कंप्लीट। और अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है मेरे मित्र तो दबा दो, क्योंकि आपको थोड़ा तो सपोर्ट करना होगा। यहाँ पे आगे देख सकते हैं हमारी एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक्वारेजिया क्या है भाई? एक प्रकार का विलयन होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखिएगा? मैं आपको बोल करके दिखा दूं या फिर दिखा करके बोल दूं? चलिए दिखा करके बोल देता हूँ। ये रहेगी आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हो एक्वारेजिया क्या होता है? सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को कि ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। इसको बिल्कुल से याद रखना। एंड ये चीज याद रखना कि 3:1 का अनुपात होता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है भाई। देखो क्या कहा जा रहा है? सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3 अनुपात, मतलब 3 अनुपात का हो और 1 अनुपात क्या हो? 1 भाग हो 1 सांद्र नाइट्रिक का, है ना। 3 भाग हो ये सांद्र HCl के, तो इसके अनुपात को ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। इस चीज को याद रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम, भाई किसने दिए थे? भाई मेंडल ने दिए थे। इनको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं ना, जनक, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, किसके? आनुवांशिकी के। यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक तरीके से आप लोगों को भी याद रहेगा, है ना। इन्हीं ने मटर के पौधे का वो जो है प्रयोग किया था, है ना। इनको याद रखना, मेंडल को। इनका पूरा नाम है यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाता है उभयलिंगी पुष्प भाई किसे कहते हैं, है ना। तो उभयलिंगी पुष्प क्या कहलाते हैं? देखो आंसर देख सकते हो, जिन पुष्पों में नर व मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें उभयलिंगी। भाई देखो उभयलिंगी कहा जा रहा है ना, उभयलिंगी तो मतलब जो दोनों लिंग हैं, है ना, दोनों जनन अंग हैं, नर और मादा, तो उभयलिंगी हो गई। ये आंसर याद रखना। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए, है ना, केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है?
तो जल में चलता है भाई प्रकाश, सबसे अधिक प्रकाश की गति जल में यहाँ पर बताएगी, क्योंकि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, जबकि इन जो केरोसिन का हो गया, तारपीन का तेल, इनका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है ना, और जल का अपवर्तनांक कम है, तो इसका आंसर लिख देना है जल। क्या लिख दोगे भाई, जल, ठीक है ना। आंसर के स्क्रीनशॉट लेते जाया करो ताकि आप लोग यहाँ पे याद कर पाओगे ना, ठीक है ना, ये देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, लेंस का सूत्र लिखिए। तो लेंस का सूत्र तो भाई सभी को आता होगा, है ना, 1/u + 1/v = 1/f, है ना। अब भाई यहाँ पे क्या क्या होता है आपको जरूर से याद रखना। नेक्स्ट है आपका UNEP का आपको पूरा नाम लिखना है। देखिए UNEP का जिसका पूरा नाम क्या होता है आपका, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या भाई, यहीं पे लिख देता हूँ प्रोग्राम। प्रोग्राम की स्पेलिंग ध्यान देना, गलत मत हो जाए, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है, एंड इनके स्क्रीनशॉट आप 5 नंबर के ले सकते हो, ये आपके सामने पूरे के पूरे आंसर दिए गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन याद रखो, ठीक है। चलिए अब हमारे बहुविकल्पीय रूप के प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ लेते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। ए भाई ये क्वेश्चन तो वहीं पर रह गया, अरे ये क्वेश्चन का ये यहाँ पे आ गया हमारा। देखो ये कहता है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करा जाता है ना। तो चलिए भाई इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इतना ये पॉपुलर क्वेश्चन है ना, ये हर बार पता नहीं बोर्ड वालों को इतना देने का क्यों रहता है कि मैं तो दे दूं इसे यार, दे दूं बच्चे को, इसे करने दो। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि इसकी ऊपरी परत हट जाए, साथ ही धूल कण आदि साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम देखो धूल कण साफ करने के लिए एकदम मतलब सीधी संपर्क में आ सके वो हवा के प्रत्यक्ष, है ना। इस तरीके से उसे साफ किया जाता है, ये लिख देना, कारण पूरा दिया गया है। नेक्स्ट आपका अथवा में कहता है कि किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, और होता है पहला पदार्थ है पदार्थ एक्स का नाम व इसका सूत्र लिखिए। देखो अब पदार्थ का नाम तो आपको नहीं दिया गया भाई, नाम तो आपको बताना है, और इसका उपयोग क्या है, सफेदी करने के लिए, उसका मतलब एक उपयोग दे दिया है। अब आप पहचानो वो कौन है भाई। अब देखो ना घुमा के एनसीईआरटी क्वेश्चन देता है ना, पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए भाई। तो किस तरीके से इसका आंसर लिखेगा, देखो ये आपके स्क्रीन पर आंसर आएगा भाई। तो कैल्शियम ऑक्साइड वो पदार्थ होता है, इसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी जल के साथ अभिक्रिया CaO + H2O, एंड ये रहेगी आपकी CaOH2, है ना, हाइड्रोक्सिल, ये रहेगा आपके सामने, ठीक है। इसको कंप्लीट भाई कर लेना, OH2 ये आपका अभिक्रिया यहाँ पे जल के साथ इसकी हो जाती है, एंड ये रहेगा आपके 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 7वें नंबर का, सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसको मत छोड़ देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि बोर्ड भाई सर पर है एंड नाच रहे हैं आपके कि आ जाओ मैं आ रहा हूँ, है ना, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं चलना कब आ जाना है बोर्ड यार। अभी आपको लग रहा है कि टाइम है, फरवरी में लास्ट में है यार, अभी तो बहुत टाइम है, नहीं यार पता नहीं चलेगा। देखो ये रहेगा आपका, ये क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसको मिट्टी के तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है भाई, ये क्योंकि एक बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है, मतलब इसमें जलापन ना बहुत ज्यादा पाया जाता है ना। अगर इसको आप ऐसे छोड़ दोगे ना तो ये जल के राख हो जाएगा, है ना, साथ ही जला लेगा, आग लगा लेगा आसपास वाले को, है ना। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुली में रखने से ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करती है, और खुली में रखने से ऑक्सीजन के साथ विक्रिया आग उत्पन्न कर लेती है ना। लाइन रिपीट होगी, इसलिए इसे केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर, भाई डूबे रहे तू, अब आग लगा के दिखा मेरे को, है ना, तो इसको डुबो करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। भाई कमरे के ताप पर द्रव कौन होती है, तो पारा होती है, पारा। अब धातु की बात करी गई यहाँ पे, देखो धातु की बात करी गई, और जब अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो वो अधातु कौन सी है, ये कौन सी है भाई, ये आप लोग बताइएगा, है ना। अब ये धातु होगी पारा, चाकू से आसानी से भाई ये तो यही है हमारी सोडियम। अब इसे हम चाकू से काटने के लिए आसानी से रखेंगे तो इतने में तो ये आग ही पकड़ लेगा यार। अगला है उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो वही चांदी होती है ना, चांदी। करंट भी इसमें बहुत तेज लगता है ना, विद्युत की भी होती है। उष्मा की कुचालक होती है तो वो शीशा होती है, जिसे लेड भी कहते हैं, ये है ना। तो इसको याद रखिएगा, इस तरीके से लिखते हैं इसको, ये रहेगा आपका सामने, ठीक है। चारों के आंसर आपके सामने है। और ये जो अधातु होती है कमरे के ताप पर द्रव, जो अधातु होती है मतलब द्रव अवस्था में अधातु कौन सी पाई जाती है, वो होती है आपकी ब्रोमीन, है ना। कमरे के ताप पर तो छोड़ो, लेकिन द्रव अवस्था में जो अधातु पाई जाती है ना, एकमात्र अधातु है ऐसी ब्रोमीन, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 का आंसर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये ले सकते हो, एंड ये आपके सामने आंसर सभी के रहेंगे चारों के, ठीक है। इसको कर लेना भाई। ये रहेगा आपका 8वें नंबर का प्रश्न है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न, मतलब अंतर लिखना है दोनों में यार। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, द्विखंडन बहुखंडन से कैसे अलग कहता है। तो द्विखंडन जो है विधि में कोई जीव एक कोशिका से 2 कोशिका, मतलब द्विखंडन 2 में बट गया, है ना, 1 से 2 हो गए, है ना। और परंतु बहुखंडन में एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं, बहुखंडन मतलब बहुत बहुत खंड हो गए भाई, बहुत बहुत कोशिकाओं में बट जाती है, संतति कोशिकाओं में परिवर्तित। और अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, सही से इतना लिख देना। और मलेरिया परजीवी में क्या होता है, बहुखंडन होता है, ठीक है, इतना याद रखना। अगला है, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु किस प्रकार पोषण प्राप्त करता है ना। तो आंसर आपके सामने रहेगा। तो
कौन सी संरचना होती है भाई जो पोषण प्रदान करने में सहायता करती है? प्लेसेंटा अपरा उसे कहते हैं, इसको याद रखना। गर्भस्थ भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है, इसके लिए प्लेसेंटा की संरचना प्रकृति के द्वारा की गई है ना। इसको याद रखना, प्लेसेंटा के द्वारा यहाँ पे भ्रूण का जो है पोषण होता है, जिसमें क्या होता है उसको सारा कुछ भोजन वगैरह होगा, ऑक्सीजन वगैरह होगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो प्लेसेंटा का भ्रूणीय भाग बनाती है ना, संवहनी झिल्ली जो होती है, और गर्भाशय से भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करती है ना। अपरा मां के रुधिर के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं ना। तो ये याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कहता है कि परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? मतलब परागण और निषेचन में अंतर लिखना है ना। अंतर लिखना है भाई, तो अंतर भाई आप सभी जानते हो, इसको तो पढ़े होगे, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परागण क्या होता है? पराग कोष में पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण क्रिया कहलाता है, और नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को यहाँ पे निषेचन कहते हैं। यह क्रिया किसी माध्यम से होती है, इसके लिए माध्यम जरूरी होता है भाई, वायु, जल, कीट, पक्षी, मानव, हम खुद हो गए यार, है ना। तो ये हमारे लिए मतलब हम अगर उसके परागकण इधर से उधर हमारे द्वारा चले गए तो हम भी तो एक माध्यम बन गए। नर युग्मक परागण नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, है ना। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता वैसे नहीं होती है। यह क्रिया निषेचन से पहले होती है, यह क्रिया परागण के पश्चात होती है, ठीक है। इससे परागण ये पहले हो गया और फिर ये निषेचन होगा। इसमें क्या होता है? इसमें निषेचन जो है ये निषेचन से पहले ये होती है, ठीक है। ये रहेगा। अगला हमारा आ जाता है एकल जीवों में प्रजनन की 4 विधियां, है ना। एकल जीव जो होती है इनमें प्रजनन की विधियां लिखनी है भाई आपको, है ना। अब प्रजनन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, ये रहेगा आंसर आपके सामने। देखो, एकल जीवों में के द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रजनन के तरीके, एक विखंडन होता है, अमीबा और पैरामीशियम में विखंडन विधि जनन की पाई जाती है। मुकुलन की विधि यानी कि बडिंग ये पाई जाती है ईस्ट और हाइड्रा में। इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन सबसे बन रहे हैं दादा, इनसे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। इस चीज को याद रखना, दिमाग में बैठा लो इस चीज को कि विखंडन अमीबा में होता है, मुकुलन हाइड्रा ईस्ट में होता है, बीजाणु निर्माण राइजोपस पेनिसिलियम बीजाणु पुनर्जनन, है ना। इसे याद रखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पत्र पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि से दोष से भाई उसे दूर का नहीं दिख रहा, मतलब या किस दोष से भाई जो है निकट दृष्टि से, मतलब इसमें उल्टा होता है ना। आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा ही होगा, मायोपिया ये कहलाता है ना। और ये रहेगा क्वेश्चन, ये रहेगा आंसर आपके सामने। देखो आंसर सीधा देख लो, इस अवस्था में विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा तो निकट है, और निकट का नहीं दिख रहा तो दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। इतना याद रखो, कंप्लीट है आपका आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कहता है अथवा में मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि से, है ना, कितनी दूरी पर होते हैं भाई? तो 25 सेंटीमीटर, है ना। ये रहेगा आपका आंसर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है ना। निकटतम बिंदु जो होता है ना, तो ये सामान्य बिंदु नेत्र का अनंत दूरी तक सभी वस्तु 25 सेंटीमीटर होता है। इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका आंसर रहेगा 10वें के अथवा का, ठीक है। इसको याद कर लो। अगला है आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं, उनके उत्पाद। स्वपोषी भाई आप क्या हो भाई? मेरे को ना आज एक आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, आप भाई क्या हो, स्वपोषी हो या परपोषी? 2 ऑप्शन भी मैंने दे दिए, आप क्या हो, स्वपोषी या परपोषी, बताना जरूर से, फिर मैं बताऊंगा आपको। ये रहेगा आपका स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये रहेंगे इसके लिए जो है आवश्यक कारक, जैसे कहते हैं सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे कुछ क्या है इसके लिए आवश्यक है। ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पादप में जल खनिज लवणों का वहन किस प्रकार से होता है? तो जल का वहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है, आपने पढ़ा होगा, और खनिज लवणों ये भी तो इसी के द्वारा होगा। और अगर फूड की बात करी जाए भाई तो फूड होता है फ्लोएम के द्वारा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हो, पादप में जल और खनिज लवण वहन जो है जाइलम ऊतक द्वारा होता है, जल और खनिजों का जाइलम के द्वारा होता है। और अगर फूड का कभी आए यानी कि भोजन का, तो फ्लोएम याद रखना, है ना। ये आपका कंप्लीट आंसर इसका दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो जाइलम हो गया इसमें क्या वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, जो कि आपस में जुड़ करके जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों से जुड़ा होता है। और इस तरीके से पूरे पौधे के शरीर के अंदर क्या करती हैं, जल और खनिज लवणों का जो है करती हैं, संवहन करती हैं। अगला है आपका वंशा का लक्षण क्या होते हैं भाई? आंसर देखो, वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन आप लोगों को गिव अप नहीं करना भाई, इन क्वेश्चन को पूरा करके जाना है। अब छोड़ के मत जाना, आधी मझधार तक आ चुके हैं, पूरे क्वेश्चन करके जाना, अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो देखो 12 का ये रहेगा आंसर। देखो वंशा का लक्षण क्या होते हैं? तो बे लक्षण जो संतान को, संत यहाँ पे लग गया, संतान को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। बालों का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया, है ना, बढ़िया, जैसे आंखें देखो बच्चों की माता पिता के जैसे होती हैं कई बच्चों की, है ना। खंडों की संरचना हो गई, खंडों की आदि संरचना, इस तरीके से ये सारा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी भी तथा अप्रभावी होते हैं भाई? तो ये रहेगा आपके सामने आंसर, देख सकते हो यहाँ पे। तो जब मेंडल ने मटर के पौधे को चुना तो बौने पौधे का संकरण कराया, है ना। तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और F2 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे नहीं थे, है ना। यही इससे यहाँ पे प्रभावी और अप्रभावी का यहाँ पता चल गया। इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका जाता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। देखो अवतल, देखो मैं थोड़ा समझाते चलता हूँ इसलिए वीडियो जो है लंबा हो जाता है ना, तो समझते चलोगे तो बोर्ड के लिए काम आएगा भाई, नहीं तो रपेटे से कुछ नहीं होने वाला है। स्क्रीनशॉट कोई नहीं पड़ता, मुझे पता है।
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर काश किरण है ना, जो प्रकाश है यहाँ पर, सॉरी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है, इसे एफ या फोकस जो है फोकस मुख्य फोकस कहते हैं। और ये रहेगा आपका मुख्य फोकस, यहाँ पे पड़ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। कभी लेंस लेकर के देखना, वहां पे आपको सब पता चलेगा। ये रहेगा आपके सामने कंप्लीट, है ना। प्रैक्टिकल नहीं करवाती ना एक तो स्कूल में ठीक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता भाई क्यों देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, देखो क्यों देते हैं भाई। तो ये रहेगा आपके सामने, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में करते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके, है ना। ये लिख देना है थोड़ा सा, और ये रहेगा कंप्लीट आपका आंसर इसका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वायु से 1.5 है ना 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल तो आपको पता ही है कि इतनी इतनी होती है, हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ के आए हैं ना। अब भाई आपको प्रकाश की चाल कांच में बतानी है ना। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहेगा, कांच की जो चाल निकल करके आती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निकल करके आ जाती है। और ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। आपको अपवर्तनांक दिया गया है, कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल भी बराबर आपको निकालनी है। तो ये रहेगा आपका इसका फॉर्मूला, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो, और इसमें फिलअप कर देंगे, ठीक है। अगला हमारा मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए भाई। तो मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो यहाँ पे निकल करके 0.5 डायोमीटर आ जाती है, ठीक है। आपको -2 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दी गई है यहाँ पे, ये कितनी मीटर इसमें दी नहीं गई है, शायद हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में नहीं दी गई, देखो यहाँ पे दी गई है ना, ये रहेगी। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पहले प्रश्न पढ़ लो भाई। ये रहेगा, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? लघुपथन भाई कब होता है? तो ये इसका आंसर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो एंड इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एंड ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 2 चुंबकीय क्षेत्र है ना, अथवा वाला क्वेश्चन है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं भाई? क्यों नहीं करते यार, करो, क्यों नहीं करते? नहीं करना, नहीं करो। चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं, है ना। और इसी कारण ये इसे जो है प्रतिच्छेद नहीं करते। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 16 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके ही जाना दादा, 3 मैंने दे दिए हैं, कोई 2 तो कर ही लेना। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं, परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, है ना। एक लिख देना, एक चिकने बंद वक्र होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र होती है। एक लिख देना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, हो गए 2, ठीक है। चलिए अगला है आपका, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके लिखो भाई, है ना, 2 आइडिया लिखना है। ये रहेगा आपके सामने आंसर, कोई 2 उपाय, तो ये रहेंगे आपके सामने 3 उपाय। एक तो किसी प्राकृतिक चुंबक के बारे के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित किया जाए, एक किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित किया जाए, एक है किसी धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबक क्षेत्र को यहाँ पे क्या करेगा, उत्पन्न करेगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर भाई, क्वेश्चन दिया गया है। देखो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो लंबा हो चुका है एंड आपके मेहनत करके वीडियो लेके आया हूँ, है ना। अजैव निम्नलिखित पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? कोई 2 प्रभाव लिखना है आपको, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। ये आपके सामने 2 प्रभाव दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट करके इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आपके कितने का 17 का उत्तर आपका दिया गया, ठीक है ना। ये रहेगा आपके सामने आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा अथवा में आ जाता है, पारितंत्र में अपघटकों की भाई भूमिका क्या है? तो पारितंत्र में पारिस्थितिक संतुलन को कायम भाई रखने के लिए अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तो लिखना ही चाहिए यार, थोड़ा सा अपने लाइन बढ़ाने के लिए, है ना। यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का जो जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन करता है ना। इस तरीके से पूरा आंसर कर लेना। नेक्स्ट हमारा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? मतलब उल्टा क्यों है, उल्टी यार। अभिक्रिया के समीकरण के उदाहरण को लिखिए ना, क्यों कहा जाता है, इसका कारण देते हुए बताना। यार साइंस है, ऐसे थोड़ी है कि है उल्टी, है ना। ये रहेगा, वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादन में विघटित हो जाता है। देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई अभिकारक जो होता है 2 या 2 से, वियोजन भाई इसमें टूटेगा ही ना, विघटित होगा, है ना। इसका उदाहरण आपको दिया गया। और संयोजन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मतलब दोनों को यार समझाना है कि क्यों कहा जाता है, ये रख देना। इसमें संयुक्त होता है और इसमें टूटता है, तो बस उल्टा हो गई ना, विपरीत एक तरीके से, है ना। इसमें क्या होगा, संयोजन में मिलेगा, इसमें टूटेगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना। एंड मैंने हर बार ये क्वेश्चन करवाया है कंप्लीट। श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जाता है, क्योंकि देखो हमने श्वसन अंदर ली, इसने जाकर के हमारे भोजन को तोड़ मरोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, उससे हमारे को ऊर्जा मिली और ऊर्जा हमारे शरीर में अंदर गई, उससे ऊष्मा निकली और वो ऊर्जा निकली, तो यही तो ऊष्मक्षेपी कहलाता है। ऊष्मक्षेपी क्या है, जहां से ऊर्जा निकली जिस अभिक्रिया में, वो ऊष्मक्षेपी है। तो इसी प्रकार श्वसन से ऊष्मक्षेपी, ऊष्मा निकली तो ऊष्मक्षेपी होगी, इसका ये समीकरण याद रखना बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र प्रतिवर्ती क्रिया को स्पष्ट करिए भाई। तो पहले तो देख लेते हैं हम यहाँ पे न्यूरॉन का नामांकित चित्र, यहाँ पे देख सकते हो, इसको बना लेना भाई। इसमें ये पार्ट होते हैं, एक्सोन हो गया, यहाँ पे केंद्रक हो गया, है ना, एक्सोन वगैरह हो गया, ये सारा कुछ याद रखना, डेंड्रॉन्स। अगला है आपका ये प्रतिवर्ती क्रिया को समझाना था भाई। आपके सामने दिया गया, मनुष्य के दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं किसी बाह्य उद्दीपन के अनुक्रिया स्वरूप बिना मस्तिष्क की जानकारी के, जैसे आपने कहीं गर्म जगह पे हाथ रख दिया भाई, तो आप मतलब क्या भाई, उसका टाइम फीलिंग आने का तो टाइम ही नहीं रहता यार, मजा आ जाता है जब, है ना।
एकदम से हाथ कब उठ करके चला गया, ये दिमाग सोचने में इसका टाइम वेस्ट नहीं करता, तुरंत उठ करके भाई भाग लो रहे इधर से। अगला है आपका ओम के नियम को समझाइए एवं इसका गणितीय रूप लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है ना, जैसे ताप दाब लंबाई है ना, ताप हो गया लंबाई आदि ना बदले तो उसके सिरों पर लगाया हुआ है अंतर। भाई बहुत ही सरल है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको याद करके जाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 12th तक काम आने वाला है, कर लो है ना। बस आर्ट में मत घुसना या फिर कॉमर्स मत लेना, तो ये रहेगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट की 300 ओम की बैटरी है ना, 5 प्रतिरोधक और 8 ये प्रतिरोध, 8 ओम का प्रतिरोधक और एक 12 ओम का प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है ना। तो आपको बनाना है भाई, सारा कुछ तो दिया गया है, आप क्या करना है। देखो 5 ओम का दिया गया, ये सारा कुछ बना सकते हो इस तरीके से। प्रतिरोध लगे हैं ना, प्रतिरोध का यहाँ पे आप सिंबल बना दोगे, यही तो सिंबल होता है प्रतिरोध का है ना, इस तरीके से ये ऐसा ऐसा ऐसा, यही तो बना है डायग्राम है ना। तो बस इस चीज को याद रखो एंड ये रहेगी आपकी प्लग कुंजी, ये पूरा कुछ दिया गया, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा, परखनली ए एवं बी के समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और परखनली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस परखनली में अधिक तेजी से जो है बुदबुदाहट होगी भाई, तो किस में होगी, आइए देख लेते हैं कौन कर रहा है भाई ज्यादा। देखो तो परखनली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और इसका कारण आपको यहाँ पर दिया गया है, सारी इसकी रिएक्शंस दी गई हैं, इसको आप पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक ग्वाला जो है ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है ना। तो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं कि ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है ना। इससे दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लग जाता है। वो ग्वाला उसमें क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है, बड़ा चालू आदमी यार। ये रहेगा आपके सामने, ताजा दूध के पीएच के मान में 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है भाई। तो इसका आंसर रहेगा, ताजा दूध अम्लीय है और खट्टा होकर के अधिक अम्लीय हो जाता है। मतलब बेकिंग सोडा डाला वो और खट्टा हो गया साला है ना, और खट्टा हो जाता है। बेकिंग सोडा की उपस्थिति में दूध क्षारीय हो जाएगा और जल्दी से खट्टा नहीं होगा, इससे क्योंकि क्षार दूध को शीघ्रता से अम्लीय बनाने से रोक देगा है ना। और ये रहेगा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगेगा, क्योंकि वो क्षारीय हो चुका है भाई है ना, और लैक्टिक अम्ल उसमें देरी से बनेगा। अगला है आपका, चार संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम और संरचना सूत्र लिखिए भाई। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का 4 कौन से हो सकते हैं, ये रहेंगे आपके सामने। अरे भाई सीधे हो जा, तेरे को भी अभी टेढ़े होने थे। ये रहेगी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, ये तो आपको सभी को पता होगा, CH4C2H। अब यार ये पता है सूत्र अगर, तो यार ये कौन नहीं बना लेगा संरचना है, नहीं बना पाओगे, ये यार आसानी से बना दोगे। देखो CH4C4H6, ठीक है, ये बन गया अपना। चलिए अगला आपका दिया गया है, साबुन एवं अपमार्जक में कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है, ठीक से दिख गया ना ये है ना, दिक्कत तो नहीं हुई। चलो इसको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कोई है ना, ये रहेगा। और सब्सक्राइब का बटन मुझे नहीं दबाना, देखो आपको दबाना है। साबुन और अपमार्जक में भाई, साबुन लगाया था ना आज। चलो इसमें हम अंतर देख लेते हैं, कपड़े की बात कर रहा हूँ यार, तुम तो डेली लगाते हो अपने आंग में। ये रहेगा आपके सामने, साबुन अपमार्जक में अंतर देख सकते हो। साबुन जो होते हैं उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, और रासायनिक रूप में अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली एल्किल अथवा एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है, एल्किल समूह के होते हैं। जो कि साबुन जंतु बसा वनस्पति जल में बनाया जाता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं ना। साबुन से कठोर जल में कपड़े साफ नहीं होते, और ये मृदु जल व कठोर दोनों में साफ कर सकता है। अरे वाह भाई अपमार्जक। अगर आपका मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। डाइजेशन सिस्टम भाई, इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 2 बार बनाओ बस यार, छप गया दिमाग में, 2 बार बनाओ, ज्यादा नहीं बनाना है, 2 बार बनाओ। कौन कौन से इसमें क्या क्या होते हैं देख सकते हो यहाँ पे, मुख, ग्रसनी, ये सारे जो पार्ट है हमारे आमाशय वगैरह हो गया है ना। और ये चीजें जो है सबको याद कर लो, पैनक्रियास, पित्ताशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत बड़ी आंत इसमें होती है ना, क्षुद्रांत छोटी आंत होती है ना, ग्रशिका होगी, श्वासनली हो रही, पेरिटाइट ग्रंथि, गुदाद्वार, मलाशय है ना, ये सारा कुछ अपेंडिक्स वगैरह सारा यहीं पे है। तो इसको कर लेना 1-2 बार। नेक्स्ट है आपका, बंद एवं खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाकर रंध्र के 2 कार्य लिखिए भाई। देखो पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, पूरे एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, और बेल आइकन को भाई ऑल पर सेट कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। देखो ये है बंद, ये है खुला है ना, ये दोनों आपको रंध्र दिए गए हैं। ये बंद है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये खुला हुआ है ना, ये इनके याद रखना है। इसमें क्या क्या भाई, ये सेल्स होती हैं भाई, सिक्योरिटी वगैरह, ये सारा कुछ है। बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया में भाग लेना, गैसों का आदान प्रदान करना, जल वाष्प वायुमंडल में उत्सर्जन कर पौधों की संतुलन बनाए रखना है ना। ये क्या होता है, ये रंध्र के कार्य होते हैं तरीके से है ना। इस चीज को कर लो कंप्लीट भाई। ये हो चुके हैं हमारे 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यार आने वाला है बोर्ड और आप अभी क्या कर रहे हो, जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो एंड देखो सभी वीडियोस, और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।